डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको 8वीं क्लास की सामाजिक शिक्षा का भाग भूगोल का लेसन नंबर 2 प्राकृतिक साधन करवाएंगे। पिछली बार हमने इसी लेसन में से आपको मिट्टी की किस्मों के बारे में विस्तार से समझाया था और मिट्टी की समस्या के बारे में भी बताया था। आज हम उन्हीं समस्याओं के बारे में आपसे विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें मिट्टी के अपरदन, उसकी उपजाऊ शक्ति का कम होना, मिट्टी में रेतीलापन आदि समस्याएं और मिट्टी की साम संभाल और पानी के साधन के बारे में आपको बताएंगे। अपने इसी टॉपिक से संबंधित हम आपको कुछ चित्र भी दिखाना चाहते हैं। तो बच्चों, आप पहले उन चित्रों को एक बार देख लो। इनमें से जो पहला चित्र है, जिसके नीचे मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का अपरदन के बारे में दिखाया गया है। उसके बाद मिट्टी में रेत के कण मतलब रेतीली मिट्टी के बारे में। उसके बाद मिट्टी में खारापन मतलब लवणीय मिट्टी के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम मिट्टी को किन तरीक़ों से साम संभाल कर रख सकते हैं, जब मिट्टी के कटाव से कैसे बचा जा सकता है, इसके 2 तरीके हैं, 2 तस्वीरें, 2 चित्र दिखाए गए हैं। इसके बाद पानी के साधन के 2 चित्र हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पेज नंबर 14 से अपने इस टॉपिक का भाग 5 आपको करवाने जा रहे हैं। तो शुरू होता है हमारा पॉइंट नंबर 1, मिट्टी का अपरदन। तो बच्चे, मिट्टी का अपरदन होता है मिट्टी का कटाव जो मिट्टी का अपने मूल स्थान से टूट जाना या बह जाना, उसको कहा जाता है मिट्टी का कटाव। अपने मूल स्थान से हट जाना होता है मिट्टी का कटाव। तो ये 2 कारणों से होता है। इसको एक भौतिक कारण माना गया है, इसका एक कारण, और दूसरा कारण इसका माना गया है मानवीय कारण। भौतिक जो कुदरत के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, जिसमें हमारा उच्च तापमान, बर्फीले तूफानों का आना, तेज़ हवाएं और बाढ़ इत्यादि, इन्हीं कारणों से होता है मिट्टी का कटाव। और मानवीय कारण में मानवीय गतिविधियां, मानव की क्रियाएं, जो उसकी गलत नीतियों के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिसमें मनुष्य लगातार जंगलों की कटाई कर रहा है और खेती करने के उसके जो पुराने ढंग हैं, जहाँ उसका जो गलत ढंग है, उसके कारण भी मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो इस कटाव के कारण क्या हो रहा है, हमारी जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं रह गई है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम होती जा रही है और ज़मीन की भी उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। तो बच्चों, हमने आपको जो चित्र दिखाए थे, उनमें से जो पहला चित्र है मृदा अपरदन मतलब मिट्टी अपरदन कटाव का, इसमें मिट्टी को टूटे हुए दिखाया गया है। मतलब मिट्टी के बीच कुछ कटाव पड़े हुए हैं, हम इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। तो बच्चों देखो इस मिट्टी को ध्यान से, अगर तेज़ वर्षा या बाढ़ आ जाए तो ऐसी मिट्टी उस बाढ़ के पानी से या वर्षा के पानी से बह जाएगी और जो मिट्टी बह जाती है वह व्यर्थ हो जाती है। तो ये सभी समस्याएं जो मिट्टी के कटाव में हैं, ये हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर रही हैं। तो बच्चे आगे हैं मिट्टी का उपजाऊपन कम होना। तो मिट्टी की उपजाऊपन कम होने का एक कारण तो मिट्टी का कटाव भी है। इसी से हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वह कम होती जा रही है। अगर हम एक और इसका कारण देखें तो वह है कृषि में हम लगातार जब एक ही फसल को उगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वह कम होती जाती है और उसको जो कुदरती तरीके से जो उपजाऊ तत्व ज़मीन से मिलने चाहिए वह नहीं मिल पाते और फसलों की पैदावार भी अच्छी नहीं हो पाती। तो ज़रूरी है कि हम फसलों को बदल कर और कुछ समय के बाद उगाएं। मतलब कि हमें फसल चक्र अपनाना होगा। ऐसी विधियों से ही हम भूमि की उपजाऊ शक्ति को
बढ़ाकर रख सकते हैं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। आगे है मिट्टी में रेत के कण। मिट्टी में रेत के कण मतलब मिट्टी में रेतीलापन होना। तो ये मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा व गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। इनमें से जो राजस्थान का इलाका है वह सबसे ज़्यादा शुष्क और रेतीला इलाका है, और जहाँ पर रेतीली मिट्टी ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इस रेतीली मिट्टी में हम ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी वाली फसलें और ज़्यादा पानी वाली फसलें नहीं उगा पाते। तो हमें ज़रूरत है इस मिट्टी में, इस क्षेत्र में मिट्टी के रेतलेपन को दूर करने की। तो हम रेत के जो बड़े बड़े टिल्ले हैं उसमें घास उगाकर इस रेतीलेपन को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने इससे भी संबंधित आपको एक चित्र दिखाया था जिसमें मिट्टी में रेत के कण दिखाई दे रहे हैं और वह देखने में रेत ही लग रही है। मिट्टी कम और वह रेत ज़्यादा लग रही है। तो बच्चों, ऐसी मिट्टी भी हमारी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसको कमज़ोर करती जा रही है। तो बच्चों, आगे है मिट्टी में सेम की समस्या मतलब अधिक पानी की समस्या। अगर मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है तो मिट्टी में सीलन की समस्या पैदा हो जाती है। सेम होता है सीलन, सिलाब जिसको बोला जाता है। तो ऐसी मिट्टी में हम फसलें नहीं उगा पाते, क्योंकि फसलों को उगाने के लिए उन्हें समय समय पर और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। परंतु जहाँ पानी लगातार खड़ा रहे वहाँ फसलों की पैदावार अच्छी नहीं हो पाती। तो हमें इस सीलन की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। हमारे पंजाब में ये समस्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर सिंचाई के साधन तो बहुत ज़्यादा हैं, परंतु पानी का निकास अच्छे ढंग से ना हो पाने के कारण तो हमें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो ज़रूरत है कि हम पानी का अच्छे तरीके से निकास करें और मिट्टी में जो पानी की समस्या बढ़ती जा रही है उसको कम किया जाए। तो बच्चों, आगे है पॉइंट नंबर 5, मिट्टी में तेजाब या लवणता। लवणता होता है खारी मिट्टी, लवणीय मिट्टी जिसको बोला जाता है। मिट्टी में तेजाब की मात्रा होती है ज़्यादा जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण। जैविक पदार्थ जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु आ जाते हैं, और इसी जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण इसका रंग काला और नीला भी हो जाता है। तो बच्चों, लवणता मिट्टी ये होती है लवणीय मिट्टी मतलब खारी मिट्टी। इसमें सोडियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसको उत्तर प्रदेश में औसर और पंजाब में कल्लर के नाम से जाना जाता है। तो इससे संबंधित भी मैंने आपको एक चित्र दिखाया था बच्चों। देखो, मिट्टी है उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत लगी हुई है, नमक जैसी। तो इस मिट्टी को हम बोलते हैं लवणीय मिट्टी मतलब खारी मिट्टी। ये भी हमारी फसलों के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं है। तो इस मिट्टी को अगर आप देखो तो बीच बीच में कुछ सूखी हुई झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मतलब हरियाली कम है। तो बच्चे, आगे है मिट्टी की समर्था से ज़्यादा प्रयोग। बच्चों, अगर किसी खेत में एक फसल के बाद दूसरी और फिर तीसरी फसल लगातार उगाते जाते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है। मतलब अगर हम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और चौथी फसल लगातार उगाएंगे और भूमि को कुछ देर के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे और एक ही फसल को बार बार उगाएंगे तो जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वह कम होती जाएगी, मिट्टी कमज़ोर होती जाएगी और भूमि पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, हमें जैसे हम गेहूं की फसल बीजते हैं उस फसल को काटने के बाद हमें भूमि को कुछ देर के लिए खाली छोड़ना होगा और फिर उसके बाद गेहूं की फसल उगाने की बजाय हमें क्या करना होगा, सब्जियों की काश्त या फलों या फूलों की खेती करनी होगी। इससे क्या होगा कि एक फसल के उपजाऊ तत्व दूसरे फसल में बदल जाएंगे और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वह बढ़ जाएगी और भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है, उपजाऊपन है जो भूमि का, वह भी बढ़ेगा। इससे हमारी फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी। तो बच्चे, आगे है मिट्टी की संभाल। तो हमने आपको इससे संबंधित भी
एक चित्र दिखाया था, जिसमें उस चित्र में 2 तस्वीरें बनी हुई हैं, जिसमें एक में सीढ़ीनुमा खेत बने हुए हैं और एक ही कतार में वृक्ष लगे हुए हैं। तो हम इस तरह करके भी सीढ़ीनुमा खेती करके और कतारों में वृक्ष लगाकर हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। और कुछ जगहों पर ऐसे पद्धति अपनाई भी गई है और मिट्टी के कटाव को रोका जा रहा है। मिट्टी को हम इन तरीक़ों से भी संभाल कर रख सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम आगे। मिट्टी संसाधन के महत्व को देखते हुए हमें इस बहुमूल्य साधन के अपरदन को रोकना चाहिए। बाढ़ को नदियों पर बांध बनाकर पानी को रोकना चाहिए। अधिक पानी का निकास करके सीलेपन की समस्या से मुक्त करना चाहिए। बाढ़ के रोकने से मिट्टी अपरदन भी रोका जा सकता है और नदियों के आसपास पड़ी अतिरिक्त भूमि को कृषि के योग्य बनाया जा सकता है। कृषि के गलत ढंगों से भी मिट्टी कमज़ोर होती है, इसलिए ज़रूरी है कि कृषि व्यवस्था अच्छी हो। यदि हम मिट्टी का प्रयोग अच्छे ढंग व समझदारी और संभाल से करेंगे तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ज़्यादा समय तक हम स्थिर कर सकेंगे। मतलब कि चित्र के अकॉर्डिंग हम इन दो तथ्यों से भी मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, सीढ़ीनुमा कृषि करके और एक ही कतार में वृक्ष लगाकर। और साथ ही साथ हम बाढ़ आने से पहले नदियों पर बांध बनाकर उस बाढ़ के पानी को रोका जा सकता है मैदानी हिस्सों में आने पर। इससे क्या होगा, बाढ़ का पानी नदियों में ही बहेगा, वह मैदानी क्षेत्र में नहीं आएगा और इसका लोगों को और हमारी कुदरती वनस्पति को इसका कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है और जो मिट्टी का कटाव है वह भी रुक जाएगा। और साथ ही साथ इसके नदियों के आसपास जो अतिरिक्त भूमि है उसको भी हम कृषि योग्य बना सकते हैं। तो हमें ज़रूरत क्या है, हमें अपने खेती करने के तरीक़ों को भी बदलना होगा, जिससे हम भूमि की उपजाऊ शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आगे है पानी जल संसाधन। हमने आपको एक चित्र और दिखाया था जिसमें 2 तस्वीरें हैं पानी की, कि पानी के साधन हमारे पास क्या हैं। देखो, एक नदी बनी हुई है, आसपास उसके हरियाली है, तो ये भी हमारी धरती पर, पृथ्वी पर पानी का स्रोत है। और एक पानी का बहता हुआ झरना है, इससे भी हमें हमारी धरती को, हमारी पृथ्वी को पानी प्राप्त होता है। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम आगे। जल एक बहुत ही बहुमूल्य और महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि पृथ्वी पर जीवन है तो इस पानी के कारण है। जल संसाधन का कोई और बदलता हुआ साधन नहीं है। जल मनुष्य की बहुत सी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। पानी पीने के अतिरिक्त नहाने, कपड़े धोने, कृषि उद्योग और कई प्रकार की क्रियाओं में प्रयोग में लाया जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल ही है। पृथ्वी को जलगृह भी कहा जाता है। मतलब कि पानी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक बहुत ही कीमती संसाधन है हमारा। और हम अपने घरेलू कार्य के अलावा कृषि में और हमारे उद्योगों में भी पानी का प्रयोग किया जाता है। और हमारी पृथ्वी का 71% भाग पानी है और इसलिए हम इसको जलगृह के नाम से भी जानते हैं। तो नीचे एक चार्ट बना हुआ है बच्चों, देखो। पृथ्वी पर जल का विभाजन, मतलब विभाजन होता है बांटना। तो बताया गया है कितना जल कितने हिस्से में पाया गया है। समुद्र, सागर और नमकीन जल वाली झीलें 97.20% हिस्से में हैं। आगे है बर्फीली चोटियाँ और हिम नदियाँ 2.15% हिस्से में। झीलें, नहरें और नदियाँ 0.0085%। वायुमंडल और जीवमंडल में जल 0.0015%। भूमिगत जल 0.64%। और इन सब में से सबसे ज़्यादा जो पानी है धरती पर वह समुद्र, सागर और नमकीन जल वाली झीलों में ही पाया जाता है। आगे है बच्चे संसार में जल का प्रयोग, कि संसार में जल का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। मनुष्य भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए जल का प्रयोग करता है। कृषि के लिए लगभग 93.37% जल प्रयोग होता है। ग्रामों और शहरों में जल सप्लाई कुल प्रयोग का 3.73% है। उद्योग और विद्युत पैदा करने के लिए, विद्युत होता है बिजली पैदा करने के लिए, और पशुओं के प्रयोग के लिए क्रमश मतलब लगातार 1.26% और 1.08% पानी का प्रयोग होता है।
शेष और कई प्रकार के प्रयोग के लिए केवल 0.5% प्रयोग होता है। मतलब कि हम पूरी दुनिया में, संसार में कितने प्रतिशत कितना पानी किस काम के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो हमने आपको ये सब बताया। तो इसमें आप एक बात देखो, सबसे ज़्यादा पानी हम कृषि के लिए प्रयोग में ला रहे हैं पूरी दुनिया में। मतलब कि कृषि के लिए पानी की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है। और उसके अलावा हमें शहरी और गाँव में कुल सप्लाई जल के लिए हमें 3.73%, और इसके अलावा हम बिजली पैदा करने के लिए भी पानी का प्रयोग करते हैं, और पशुओं के पीने के लिए भी, जिसका प्रतिशत भाग है 1.26 और 1.08% है। तो बच्चों, इस तरीके से हम पानी का प्रयोग करते हैं, और हमने आपको पानी के साधन के बारे में भी बताया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो बच्चों, इससे संबंधित मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। तो आप वह पहले 5 क्वेश्चन सुन लो। पहले है खाली स्थान भरें, जिसका पहला है नंबर 1, पृथ्वी का डैश भाग जल ही है। नंबर 2 है, बाढ़ को डैश पर डैश बनाकर पानी को रोकना चाहिए। आगे सही या गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर जीवन पानी के कारण ही संभव है। नंबर 4 है, बाढ़ के रोकने से मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। आगे नंबर 5 पर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, पृथ्वी को कौन से ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आपने 1 या 2 शब्दों में देना है। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपने इसको ध्यान से समझकर लिखना है अपनी कॉपी पर इसके आंसर, और आपने इसको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है। धन्यवाद।